तो यार आओ बात करते हैं आज तुम्हारे दो गोटों के बारे में। नीचे नहीं, कहाँ देख रहे हो? ऊपर वाले गोटे यार, कहाँ नीचे देख रहे हो? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? यानी कि आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। बट इससे पहले मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीबी, और तुम लोगों को तो पता ही है कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है। हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन द हार्ड वर्क। तो आओ करते हैं चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम लियोनार्डो दा विंची के पर्व होते हैं। तो यार मैं इन आंखों से मेरी जान से प्यारी वाली माँ को भी देखता हूँ और जान से थोड़ी कम प्यारी वाली क्रश को भी देखता हूँ। हाँ यार, अपने जान से किसी को ज्यादा प्यारी थोड़ी रख सकता हूँ, माँ को छोड़ के। खैर, तुमने कभी सोचा है कि हमारा आंख अंदर से दिखता कैसा है? आओ देखते हैं आज आंखों का इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। तुम जब किसी की आंखों को बाहर से देखते हो तो तुम्हें वहाँ 3 चीज दिखेगा, कॉर्निया, आइरिस एंड प्यूपिल। अब देखो, तुम्हारे क्रश की आंखों का जो वो चमक है ना, जो तुम्हें दूर से ही दिखता है, वो इसलिए देख पाते हो क्योंकि उसके आंखों में कॉर्निया ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से आंखें चमकते हैं। लाइक देखो, तुम मैंने भी देखते होगे, वहां में सब लड़कियों की आंखें चमकते हैं। बात पे यार, सिवाय मेरे वाइफू हिनाता के। अब क्या करूँ यार, उसके आंखें नहीं चमकते, बट सबसे अलग है यार, और वही चीज मुझे सबसे अच्छा लगता है। Like a bird on a tree. माशूक अली की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरा सिकंदर से छछुंदर बना दूंगा साले। I got time, it's clear to see from up here. फिर दूसरा है आइरिस। अब देखो, तुम्हारे फ्यूचर बीवी का आंखें नीली होगी या पीली होगी या लाल होगी या काली होगी, ये डिपेंड तुम्हारे जन्म कुंडली पे नहीं कर रहा है, ठीक है? ये उसके आइरिस पे करता है। यानी कि आइरिस जो होता है वो आंखों का कलर कैसा होगा, ब्लू आइस होगा या ब्लैक आइस होगा, वो डिसाइड करता है। और साथ ही साथ आंखों के अंदर में जो एक काला सा छेद है ना, इसे कंट्रोल भी करता है, बड़ा या छोटा करता है, ठीक है? जिसे कहते हैं प्यूपल। फिर वही है तीसरा पार्ट है प्यूपल। अब प्यूपल का काम क्या है? आंखों का सेंटर पे होता है सबसे पहला चीज। ये क्या करता है? लाइट को आंखों में कितना जाने देना है और कितना जाने नहीं देना है, उसको कंट्रोल करता है। अब ये तीनों चीजों को तो तुम अपने क्रश की आंखों के बाहर से भी देख सकते हो, बट क्रश की आंखों के अंदर में क्या है, कभी सोचा है तुमने? मत सोचो यार, उसके क्रश के यादें होगी गंदे वाले, उसके ऊपर ध्यान दोगे तो तुम्हारा क्रश तुम्हारा कभी बनेगा नहीं। यार इसे सीरियसली मत लेना, मजाक कर रहा था। बात करते हैं कि आंखों का जो इनर स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। देखो, आंखों में प्यूपल से जब लाइट एंटर करता है तो सबसे पहले आता है इस लेंस के अंदर में, ठीक है? अब ये बात हमेशा याद रखना, आंखों में जो लेंस लगता है ना, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये बहुत ही खास तरीके का लेंस होता है। वो जो हमने पढ़ा था ना लाइट वाले चैप्टर में, उस तरीके का लेंस नहीं होता ये, ठीक है? ये लेंस अपना साइज को जो है बड़ा और छोटा कर सकता है, बिल्कुल तुम्हारे ईगो की तरह ही। कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी बहुत कम हो जाता है, राइट? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान रखना है कि लेंस का साइज छोटा या बड़ा कैसे होता है। देखो, नॉर्मल लेंस के अंदर में जो फोकल लेंथ होता है ना, उससे डिसाइड होता है कि वो लेंस कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा। बट हमारे आंखों के लेंस के साथ सीन ऐसा कुछ है कि इसका जो फोकल लेंथ है ना, वो एग्जिस्टेबल है, वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। अब इससे फायदा क्या मिलता है तुम्हें? अगर तुम्हें दूर की चीजें देखना है तो तुम्हारा लेंस बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा और तुम दूर की चीजें देख पाओगे। और अगर तुम्हें बहुत ही पास का चीजें देखना है तो तुम्हारा फोकल लेंथ और लेंस का साइज दोनों छोटा हो जाएगा और तुम पास की चीजें देख पाओगे। और आखिरी चीज देखो, जब लाइट तुम्हारे आंखों में एंटर करता है ना प्यूपल से और इस लेंस के अंदर में टकराता है, तो ये लाइट कन्वर्ज होके तुम्हारे आंखों का जो पीछे में रेटिना होता है ना, वहां जाके पहुंच जाता है, उसके बाद तुम्हें दिखता है। तो इसीलिए ना इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये कन्वर्ज करके सारे लाइट को तुम्हारे रेटिना में दिखाता है। अब देखो, ये जो लेंस का मूवमेंट होता है ना, बड़ा छोटा, इसमें एक मसल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उस मसल का नाम है सिलियरी मसल्स। ये तुम देख पा रहे हो, तुम्हारा जो लेंस है इसे पकड़ के बैठा हुआ है और इसे कभी खींचता है और कभी सिकुड़ देता है, जिसकी वजह से ये लेंस जो है अपना साइज चेंज करता है। वैसे तो मैं बहुत डिटेल में तुम्हें बता सकता हूँ आंखों के बारे में, बट एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस। और आखिरी एक चीज है, उसे जान लो, जो कि है रेटिना, ठीक है? अब ये रेटिना है, आंखों का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उसे कहते हैं जहां में सारे लाइट आके कन्वर्ज होता है और वहां मीट करता है। अब इस पूरे रेटिना के अंदर में लाइट सेंसिटिव सेल होता है जो कि रोशनी कितना आ रहा है नहीं आ रहा है उसे पता करता है, और फिर वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर ये जो ऑप्टिक नर्व्स है ना, इससे तुम्हारे ब्रेन पे पहुंचता है और तुम्हें इमेज कैसा है नहीं है वो पता चलता है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज जानना तुम्हें बहुत जरूरी है। लेंस में लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद रेटिना में आता है और इमेज फॉर्म करता है वहाँ, ठीक है? अब ये इमेज ना रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक लोता लेंस है जिसके अंदर में इमेज जो बनता है रियल और इन्वर्टेड बनता है। देखो, याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ, अगर भूल गए फिर एग्जाम हॉल में जाके मुझे याद करोगे तुम। हाँ, तो अब तुम मुझे एग्जाम हॉल पे याद करोगे या नहीं करोगे वो तो तुम्हारे ऊपर है, बट तुम्हारे लिए एक सवाल है। अब मेरे सामने यहाँ पे 2 कप से देख रहे हो तुम, एक पास पे एक दूर पे, बट मैं दोनों को ही देख पा रहा हूँ यहाँ से। अब बताओ तुम मुझे ऐसा क्यों हो पा रहा है? देखो, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा जो लेंस है उसका फोकल लेंथ
बढ़ता घटता है, जिसके वजह से हम दूर के और पास के चीजों को देख पाते हैं, राइट। और इसी चीज को कहते हैं भाई पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये जो दूर के और पास के चीजों को देखते हैं ना, यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये चीज होने में मदद करता है एक मसल। थोड़े पहले मैंने वो भी बताया था तुम्हें, सिलेरी मसल्स। सिंपल सा लॉजिक है भाई, तुम्हारा जो आंखों का लेंस है इसे खींचता है और सिकुड़ता है ये सिलेरी मसल्स, जिसके वजह से तुम्हारा लेंस का जो साइज होता है वो बढ़ता और घटता है। उसके साथ साथ लेंस का फोकल लेंथ भी बढ़ता है और घटता है, और तुम दूर के और पास के चीजों को देखते हो। लाइक अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे आंखें है और ये मैं हूँ। अब मान लो अचानक से मैं तुम्हारे आंखों के सामने आ जाऊँ तो क्या होगा, तुमसे घबरा जाओगे, जिसके वजह से तुम्हारे आंखों में जो मसल्स है जिसे कहते हैं सिलेरी मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से तुम्हारे जो आंखों का लेंस है वो छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, जिसके वजह से लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और इसके बाद तुम मुझे देख पाओगे। तो जो हमारे पास वाली चीज़ों को देखते हैं ना, तब यही कंडीशन होता है एग्जैक्टली, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन लेते हैं। अब मान लो मैं तुमसे बहुत ही दूर खड़ा हुआ और अगर तुम्हें मुझे अब देखना है ना, तो अब तुम्हारा मसल जो क्या होगा, सिलेरी मसल्स, वो रिलैक्स हो जाएगा, जिसके वजह से तुम्हारा जो लेंस है ना आंखों का, वो भी बढ़ जाएगा और उसका फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगा, और दूर की चीज़ों को तुम देख पाओगे, यानी कि तुम मुझे देख पाओगे। सो समझ गए, जब दूर की चीज़ें देखते हैं तो मसल्स रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से तुम मुझे देख पाओगे, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो तुम्हारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और तुम मुझे देख पाओगे। तो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अच्छा, और एक चीज़ है, मैंने तुम्हें बताया कि तुम पास की चीज़ों को देख पाते हो और दूर की चीज़ों को भी देख पाते हो, बट कितना पास की चीज़ों को तुम क्लियरली देख पाते हो और कितना दूर की चीज़ों को तुम क्लियरली देख पाते हो। तो देखो, नॉर्मल जो ह्यूमन आई होता है वो 25 सेंटीमीटर तक का पास की चीज़ों को आराम से देख पाता है। अगर उससे पास आ जाए ना तो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखने लगता है, और दूर बोलो तो इन्फिनिटी, जहाँ तक तुम्हारे आंखें जा रहे, लाइट पहुँच रहा है, वहाँ तक तुम देख पाते हो, ठीक है। अब देखो, मैंने ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि अगर तुम 25 सेंटीमीटर के पास से कोई चीज़ देखते हो ना, इससे तुम्हारे आंखें ख़राब हो जाएगा। कैसे ख़राब होगा वो अब तुम्हें मैं बताता हूँ। देखो, नॉर्मल आंखें जो होते हैं ना, वो हमें लाइट कैसे पास करता है, रोशनी आती है, लेंस से टकराता है और सीधा जाके वो रेटिना पे इमेज को फॉर्म करता है। और इमेज कैसा फॉर्म होता है, इन्वर्टेड एंड रियल, राइट। बट जब तुम्हारे आंखें नॉर्मल नहीं होते, यानी कि तुम्हारे आंखें ख़राब हो चुके हैं, तब इमेज कैसे बनता है। 3 कंडीशन है। तो आंखों में अगर लाइट एंटर करने के बाद इमेज रेटिना के आगे बनता है ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बीमारी है मायोपिया का। और अगर इमेज बनता है रेटिना के पीछे, तो इसका मतलब है तुम्हें बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया का। और तीसरा है प्रेसबायोपिया। अब ये कब होता है पता है, जब तुम बुरे हो जाते हो ना, जब तुम्हारा जो सिलेरी मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो एबिलिटी होता है ना, वो खत्म हो जाता है, यानी कि जो हमने पढ़ा था ना पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो चीज़ जो है आंखों का खत्म हो जाता है, जिसके वजह से ना तुम्हें दूर का सही से दिखता है ना पास का सही से दिखता है। अब मैंने ये तो तुम्हें हल्का हल्का बताया कि इमेज का फॉर्म करता है नहीं होता है। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक एक को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मायोपिया का, तो यहाँ में तुम्हें आसपास का चीज तो अच्छी तरीके से दिखता है, बट दूर का चीज तुम्हें नहीं दिखता है, और इसीलिए मायोपिया को कहते हैं नियर साइटेडनेस, यानी कि तुम्हें पास का तो दिखता है बट तुम्हें दूर का नहीं दिखता है। और ये बीमारी होता है कि मैंने तुम्हें बता दिया कि इमेज जो होता है रेटिना के आगे फॉर्म कर जाता है, इसके वजह से तुम्हें पास का चीज तो दिखता है और दूर का चीज नहीं दिखता है। अब ये बीमारी होता क्यों है? कुत्तों की तरह तुम फोन चलाते रहते हो यार, होगा नहीं? जानवर की औलाद। हाँ, यही करो, सुबह से लेकर शाम तक फोन चलाओ, और कुछ तो काम है नहीं। हमने तो तुम्हें इसीलिए पैदा किया था ना कि तुम पूरा दिन फोन चला पाओ। हाँ, ऐसे ही माँ बाप के टुकड़ों में खाओ, पलो भरो और फोन चलाओ। जिंदगी में करना तो कुछ है नहीं। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फ़ोन चलाने के कारण और हम जो भी चीज़ें पास में देखने के कारण ही मायोपिया होता ज़्यादातर। देखो, जब हम एक ही चीज़ को पास में बार बार देखते रहते हैं ना, तो हमारे आंखों का जो लेंस होता है ना, वो इस तरीके से अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को कि उसे पास की चीज़ें देखना है, आदत बन जाता है। तुम सोच के देखो ना, फ़ोन चलाते हो, तुम्हारा आदत है ना, तो तुम्हारे लेंस का भी आदत बन जाता है कि पास की चीज़ों को ही देखना, हमें दिन भर वही करते हैं, तो अब दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होता है। और दूसरा चीज़ क्या है, देखो तुम्हारा आई बॉल जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसके वजह से भी मायोपिया होता है, ठीक है। इसे करेक्ट कैसे कर सकते हो तुम? देखो, बहुत सिंपल है। आंखों में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स, राइट। तो उसका अपोजिट लेंस लगा दो, यानी कि कॉनकेव लगा दो, ठीक हो जाएगा ये मायोपिया का प्रॉब्लम। देखो, एक इंसान जिसको मायोपिया है ना, उसे जो पास का चीज़ है उसे आसानी से दिखता है और उसका जो इमेज होता है वो रेटिना पे ही फॉर्म करता है। बट वही इंसान अगर दूर का चीज़ को देखता है तो उसका इमेज रेटिना में फॉर्म नहीं करता है और रेटिना के आगे फॉर्म करता है। और ये बीमारी अगर ठीक करना है तो सामने लगा दो तुम क्या, एक कॉनकेव लेंस, जिसके बाद इमेज जो है रेटिना पे फॉर्म करने लगेगा। और फिर बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया का। इसमें क्या होता है कि तुम्हें दूर की चीज़ें दिखता है बट पास की चीज़ें नहीं दिखता है।
और शायद इसीलिए इसे कहता है फेयर साइटेडनेस। होता क्या है, रेटिना के पीछे बनता है इमेज, मैंने पहले बताया। अब ऐसा होता क्यों है, जो तुम्हारे आंखों का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाता है, या फिर तुम्हारे जो आंखों के गोटे हैं उनका साइज अगर छोटा हो जाता है ना, तब हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम होता है। ठीक कैसे करोगे इसे, और एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लो, ठीक हो जाएगा ये। देखो एक इंसान जिसे हाइपरमेट्रोपिया है ना, उससे दूर की चीजें आसानी से दिखता है, यानी कि उसका इमेज जो होता है वो रेटिना पे ही बनता है, बट जो पास का चीज होता है उसका जो इमेज होता है वो रेटिना के पीछे जाके बनता है। इसे ठीक करना है तो एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दो आगे, और वो रेटिना पे फॉर्म करेगा इमेज। फिर आखिरी है प्रेसबायोपिया। इसमें क्या होता है, मैंने बताया जब तुम्हारा उम्र हो जाता है तो ये बीमारी होता है तुम्हें। इस बीमारी में ना तुम्हें दूर का दिखता है सही से, ना पास का दिखता है सही से। कारण क्या है बोलो तो, उम्र होने के कारण तुम्हारा जो लेंस है और उसका सिलेरी मसल्स है दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना तुम्हें दूर का सही से दिखता है ना पास का सही से दिखता है। अगर तुम्हें इस बीमारी को ठीक करना है तो तुम्हें लगाना पड़ेगा बाइफोकल लेंस। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव का, ठीक है। इसे तुम अपनी आंखों को ठीक कर सकते हो अगर तुम्हें हुआ है प्रेसबायोपिया। पता है यार, मुझे क्या लगता है, मेरे क्रश को पक्का हाइपरमेट्रोपिया होता होगा। सामने रहता हूँ उसके दिन भर, फिर भी वो कहती रहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता यार, कोई जाके बताओ उसे। और मुझे ना मायोपिया है, वो भाव बिल्कुल नहीं देती है मुझे, फिर भी मैं उसी के पीछे पड़ा हूँ। इतना बड़ा दुनिया है, दूर में थोड़ा देखता हूँ तो कोई ना कोई मिल ही जाएगी, बट नहीं, मैं तो चूतिया हूँ, उसी के पीछे भागा पड़ा हूँ। खैर इस बात को इग्नोर करना, हम बढ़ते आगे सीधा। ह्यूमन आई कंप्लीट कर लिया है, अब बात करते हैं कलरफुल वर्ल्ड। ये जो आंखें है, इससे हम जो रंग बिरंगी दुनिया देखते हैं वो दुनिया कैसी है। सबसे पहला है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, वाइट लाइट 7 कलर्स में कन्वर्ट होता है। वो कैसे होता है वो जानने के लिए तुम्हें पहले जानना पड़ेगा क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्पेशली प्रिज्म के अंदर में। तो मान लो मेरे पास एक रेड लाइट है, ठीक है। अब मैं अगर इसे पास कराता हूँ यहाँ से, तो सबसे पहले ये जाके प्रिज्म से टकराएगा और ये बेंड होगा, जिसे तुम कहोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम जाता है तो वो बेंड करता है, यहाँ में भी कर रहा है। अब फिर जब ये लाइट प्रिज्म से बाहर निकलेगा तब क्या होगा, फिर मीडियम चेंज होगा, ये प्रिज्म से एयर पे जाएगा। तो जब भी मीडियम चेंज होता है बेंड होता है, दोबारा बेंड होगा। तो देखा तुमने यहाँ पे 2 बार बेंड हुआ। अब बेंड होने के बाद देखो प्रिज्म के अंदर में 3 लाइन बन रहा है। पहला है इंसिडेंट रे, दूसरा है रिफ्रैक्टेड रे, और आखिरी है इमर्जेंट रे, ठीक है। अब ये जो तुमने इस डायग्राम में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखा ना, यहाँ में क्या है, देखो एक सिंगल लाइट है। तो अगर तुम कोई भी सिंगल रेड, ब्लू, ऑरेंज कुछ भी कलर का लाइट को प्रिज्म से पास करोगे ना, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसे रहेगा। इसे कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। बट मेरे भाई, जब तुम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हो ना, तो वो 7 लाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। पता नहीं है क्या तुम्हें? देखो अगर तुमने इस व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म के अंदर में पास किया तो ये 7 रंगों में बदल गया, देखा तुमने। बट ये चीज मोनोक्रोमैटिक लाइट के साथ नहीं होता है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, व्हाइट छोड़ के जितने भी अलग लाइट्स है, जो सिंगल लाइट होगा, ठीक है, चाहे वो रेड हो, येलो हो, ब्लू हो, उसे अगर तुम प्रिज्म से पास करोगे तो ये चीज नहीं होगा कि वो 7 कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये होता है व्हाइट लाइट के साथ, और इसी चीज को कहता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बहुत सिंपल है यार, व्हाइट लाइट 7 रंगों में बदल गया, दैट्स कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इन 7 रंगों को प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद कहता है स्पेक्ट्रम। अब क्या क्या ये 7 रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। अब ये जो मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर तुम सफ़ेद लाइट को प्रिज्म से पास करते हो तो 7 रंगों में बदल जाता है वो, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। ये पहली बार किसको पता चला था पता है? आइजैक न्यूटन को। उस बंदे ने ऐसा करके देखा था, एक प्रिज्म के अंदर में सफ़ेद लाइट को दोहराया और उसे 7 रंगों में लाइट बिखरता हुआ दिखा, तो उसे पता चला कि भाई ऐसा भी होता है, और तब से बनना शुरू हो गया नाम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बट भाई हमारा वहाँ तक रुका नहीं, ठीक है। पता है तुम्हें, साइंटिस्ट लोगों का अलग ही चुल रहता है, हर चीज़ में उन्हें उंगली करना होता है भाई। तो यार रुकने वाला थोड़ी था हमारा आइजैक न्यूटन। उसने सोचा कि अब 7 रंग आए ना, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, और एक प्रिज्म को लेता हूँ और उसके बाद लाइट दोहराता हूँ, क्या पता 7 की जगह इस बार डबल आ जाए उसका। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, फ्लॉप हो जाता है वो। बट फिर भी वो नहीं रुका, ठीक है, हार नहीं माना उसने क्या किया, इस बार प्रिज्म को उल्टा किया, ठीक है। उल्टा करने के बाद जब लाइट दोहराया तो एक नया चीज़ होता है, वो 7 रंग जब उल्टे वाले प्रिज्म पे पड़ा ना, तो वो 7 रंगों ने फिर से कंबाइन होके बना दिया एक वाइट कलर, यानी कि वाइट लाइट। भाई गजब ही है ये आइजैक न्यूटन। बंदे ने मेहनत तो किया यार एक्सपेरिमेंट करके। अब तुम भी थोड़ा मेहनत करके इसे याद रख लेना बस, कि कैसे उसने पहले वाइट लाइट को फिर वाइट लाइट में कन्वर्ट किया। मतलब ज़रूरत क्या था यार, था तो वो वाइट, फिर उसे कलर, फिर वाइट।
हमेशा यार आसान चीज़ों को डिफिकल्ट बनाना है इन साइंटिस्ट लोगों को। सही है, करो यार। अच्छा रुको, एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया तुम लोगों को। क्या करो यार, 1 GB वाला मेमोरी है मेरा, बात भूल जाता जल्दी। अब डिस्पर्जन होने के बाद जो ये 7 रंग बने हैं ना प्रिज्म के अंदर, तुमने सोचा है कि भाई रेड ऊपर क्यों है और वायलेट जो है वो नीचे क्यों है? देखो, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि रेड थोड़ा कम बेंड हुआ है और वायलेट जो है थोड़ा ज़्यादा बेंड हुआ है। इसके वजह से वायलेट नीचे है और रेड ऊपर है। बट अगर तुम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करो इस चीज़ को और थोड़ा डीपली बताओ तो तुम कह सकते हो ये बेंड जो हुआ है ना, रेड कम और वायलेट ज़्यादा, ये इसलिए हुआ है क्योंकि रेड का जो वेवलेंथ है ना वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि जो वायलेट का वेवलेंथ है वो छोटा होता है, रेड से सबसे छोटा होता है, ठीक है, इसलिए वो सबसे नीचे है। और रेड का सबसे ज़्यादा होता है, इसके वजह से वो सबसे ऊपर है। यही बात है। तो यार हमने कंप्लीट कर लिया अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट को। अब आंखों से दूसरा क्या चीज़ देखते हैं हम, रंग बिरंगा, रेनबो। यार देखो, मेरा ये मानना है कि दुनिया के अंदर में अगर कोई दूसरा सबसे रंग बिरंगा चीज़ है ना तो वो है रेनबो। तुम पूछोगे दूसरा क्यों, पहला कौन सा है फिर? तो पहला है 500 और 2000 के नोट। भाई बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, उससे तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहते हो, है कि नहीं? खैर ये तो जोक सपाट था। अब सवाल ये उठता है कि रेनबो बनता कैसे? सोचा है तुमने कभी? बीबी जब इंद्र भगवान तीर मारते हैं ना तो उससे बनता है इंद्रधनुष, यानी कि रेनबो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होता। सुनो मेरी बात, जब बारिश और धूप एक साथ आ रहा होता है ना तब बनता है रेनबो। बट देखो, रेनबो बनने के लिए ना 3 चीज़ें एक साथ होना पड़ेगा। वो 3 चीज़ें क्या क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, इसे आसानी से समझते हैं इस पानी के बूंद वाटर ड्रॉपलेट के साथ, ठीक है? सन से क्या निकलता है? वाइट लाइट, ठीक है? अब ये वाइट लाइट इस पानी के बूंद में एंटर करेगा। जैसे ही एंटर करेगा तो होगा क्या? सबसे पहले रिफ्रैक्शन, यानी ये बेंड होगा। और जैसे ये बेंड होगा तो मैंने बताया तुम्हें, जब वाइट लाइट बेंड होता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ हुआ क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है? अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होने के बाद नॉर्मली क्या होना चाहिए? दोबारा ये रिफ्रैक्ट होगा, बेंड होगा और ये पानी के बूंद से बाहर निकल जाएगा, राइट? बट यहाँ ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ क्या हो रहा है? इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी कि मैं सिंपली बताऊँ तो लाइट जो बाहर नहीं निकल रहा है पानी के बूंद से, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर आखिर में जाके वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। और ये तीनों चीज़ें जब एक साथ होता है ना तब बनता है रेनबो, जो कि तुम अपने आंखों से देख पाते हो। बट यार ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ ना इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर में, ये तभी होगा जब 2 कंडीशन फुलफिल होगा। पहला, वो लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम पे जा रहा होगा, और दूसरा, उस लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा 90 डिग्री से ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि एक्यूट एंगल से ज़्यादा होना पड़ेगा लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उससे। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो होगा इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अगर ये तीनों चीज़ एक साथ होता है यानी कि रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब बनेगा एक प्यारा इंद्रधनुष, या फिर तुम कह लो रेनबो। अब मैंने ये तो बता दिया तुम्हें कि रेनबो बनता कैसे। अब रेनबो बनता कहाँ है यार? तुम 3 जगह ले लो। कहीं भी आसमान में जब बारिश और धूप एक साथ आ रहा होगा तब रेनबो बनता हुआ दिखेगा तुम्हें, या फिर जो फाउंटेन होता है ना, वाटर फाउंटेन, वहाँ बनता है, या फिर बड़े बड़े जो वाटरफॉल होते हैं यानी कि जो झरने होते हैं वहाँ भी तुम्हें रेनबो बनता हुआ दिखता है कभी कभी, ठीक है? और एक चीज़ और याद रखना, रेनबो जो होता है हमेशा ही जिस डायरेक्शन पे सन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे बनता है। अब हमारा अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमने अभी तक लाइट को रिफ्रैक्ट करवा के देखा है प्रिज्म से, वाटर ड्रॉपलेट से। अब समय है कि हम लाइट को रिफ्रैक्ट करवाए एटमॉस्फेयर पे। देखो, जब तुम लाइट को ना रिफ्रैक्ट करवाते हो एटमॉस्फेयर पे तो उससे कई सारी चीज़ें होता है, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, और कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी कि आसमान नीला दिखता है, और आखिरी क्लाउड वाइट दिखता है। ये सारी चीजें होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 1 बाय 1 देखते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। बट इससे पहले यार वैलेंटाइंस डे आने वाला है, नहीं? बट हम सिंगल लोगों का क्या होगा यार? हमें तो बस इंस्टाग्राम पे मीम देख के अपना जिंदगी बिताना पड़ेगा। और मेरा हालत तो इतना खराब है भाई साहब, 2 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ। अब क्या कहूँ, कोई पूछता है ना कि भाई तेरा वैलेंटाइंस डे का प्लान क्या है, तो मैं बस उसे यही बताता हूँ, भाई जो स्टैंडर्ड का लड़का होगा ना जैसे मेरी तरह, वो कभी भी वैलेंटाइन डे, किस डे, रोज डे, हक डे ये नहीं बनाएगा। अच्छे करके लड़के वो कभी भी नहीं बनाते। ये जितने भी नल्ले बेरोजगार छपरी होती है ना, ये बनाते हैं वैलेंटाइन डे, किस डे, रोज डे, जो घर से वेले। एटलीस्ट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो दूसरों को दिखाता हूँ कि बचा हुआ है, जबकि वो नहीं बचा हुआ है।
खत्म हो चुका है, बट क्या करो यार, दिखाना पड़ता है। खैर हम सीधा बढ़ते हैं अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, जहां हम सबसे पहले देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कैसे तारे चमकते हैं। देखो तारे तभी चमकते हैं यानी कि ट्विंकलिंग करते हैं जब सबसे पहला तो ये जो स्टार है ना, जो कि बहुत दूर होता है, उसका रोशनी एटमॉस्फेयर पे पड़ रहा होता है। ठीक है, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर को टच करता है ना, तो उसका एक इमेज बनता है हमारे पास पे। रियलिटी ये होता है कि ये स्टार जो बहुत दूर होता है, बट एक उसका नकली इमेज जो कि हमें लगता है कि ये असली है, वो हमारे पास बन जाता है, जिसे तुम कहते हो अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ठीक है, अब ये जो नाम है ना अपेरेंट, इससे ही बात क्लियर है। वो चीज़ जो कि दिखता तो है रियल है, बट वो रियल नहीं होता है, उसे कहते हैं अपेरेंट स्टार या फिर अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। तो यहाँ में यही हो रहा है। देखो रियलिटी ये है कि ये स्टार बहुत ही दूर है, बट जैसे ये लाइट एटमॉस्फेयर पे एंटर करता है, इसका एक नकली इमेज बनता है जो कि हमारे पास होता है और हमें लगता है कि यही रियल स्टार है, जबकि ये रियल स्टार नहीं होता है। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब ये लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर में एंटर करके हमारे आंखों पे आ रहा होता है ना, तो ये कई बार बेंड होता है, कभी ये इधर रिफ्रैक्ट होता है, कभी उधर रिफ्रैक्ट होता है। अब ये इसलिए रिफ्रैक्ट होता है क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसका जो अलग अलग लेयर्स है, वहाँ में डेंसिटी अलग अलग होता है। यानी कि तुम सिंपली कह लो अर्थ के एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लेयर में अलग अलग होता है। तो कहीं ज़्यादा बेंड होता है, कहीं कम बेंड होता है, और कुल मिला के जब ये आंखों में आ रहा होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये तारे चमक रहे हैं। बट रियलिटी ये होता है ना, तारे चमकते हैं और जो तारे को तुम देख रहे हो वो भी रियल है नहीं, वो तो एक नकली इमेज है जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही दिखता है तुम्हें। जो असली तारा है वो तो काफ़ी दूर में है, तुमने तो बस एक अपेरेंट स्टार को देखा है, यानी कि नकली स्टार को देखा है। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि चलो तारे चमकते हैं, मान लिया मैंने, तुमने बता दिया कि हाँ ये दो कारणों की वजह से तारे चमकते हैं, बट प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते हैं? देखो बहुत सिंपल है, प्लैनेट्स इसलिए नहीं चमकते क्योंकि प्लैनेट्स तारों की तरह इतना दूर में नहीं होता। तारे बहुत दूर होते हैं यार, बट प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से वहाँ से जो लाइट है बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हमारे एटमॉस्फेयर पे एंटर करता है और ये रिफ्रैक्ट कम करता है, जिसकी वजह से ये चमकता नहीं है, यानी कि ट्विंकल नहीं करता है। एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो, ये क्या है तुम मुझे बता सकते हो? बस 29% लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, बाकी लोग कर क्या रहे हैं? तुम लोग शादी में आए हो? हाँ, मेरे तरफ से मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और तुम लोगों की तरफ से तुम एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो यार। तुम्हें पता नहीं है कि इस चैनल के बारे में सिंगल बाबा का श्राप लगा हुआ है इस चैनल में। जो भी आज तक बिना सब्सक्राइब करके गया है ना, वो सिंगल ही मरा है। मुझे ही देख लो यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं मजबूर था बट तुम नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अभी हमारा अगला टॉपिक एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देखो ऐसा कहा जाता है ना कि हमारा जो सुबह का समय होता है ना, वह सूरज उगने से 2 मिनट पहले हमें वो दिख जाता है, और बिल्कुल इसी तरीके से जो शाम का समय होता है जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद भी हमें 2 मिनट तक वो सूरज दिख रहा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर मैं सिंपली बताऊं ना तुम्हें ये ऐसा क्यों होता है, तो यार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये एग्जैक्टली कैसे होता है? देखो ये अर्थ है, ये मैं हूँ छोटा सा, देखो इसे कहते हैं होराइजन। देखो हमारा आँख ना एक लिमिट तक ही देख पाता है, ठीक है ना, गोल है ना अर्थ, हम तो पूरी दुनिया को नहीं देख पाते ना, हम बस अपने दोस्त के घर को देख पाते हैं, अपने पड़ोसी के घर को देख पाते हैं, जहाँ तक हमारा आँखें जा रहा है। तो तुम इस लाइन को होराइजन लाइन मान लो, जहाँ से ऊपर वाले चीज़ों को तो हम देख पाते हैं और नीचे वाले चीज़ों को हम नहीं देख पाते, ठीक है। अब ये जो सूरज है देख रहे हो, ये अभी उगा नहीं है, सुबह का समय है, बट अभी भी हमें ये सूरज ऊपर में उगता हुआ दिख रहा है 2 मिनट पहले ही। ऐसा क्यों होता है? ये जो नीचे में सूरज है उसका रोशनी एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरे आंखों में पड़ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये जो ऊपर वाला सूरज है यही असली सूरज है, जबकि ये तो एक एपेरेंट सन है, यानी कि तुम कह लो नकली वाला सूरज यानी सन है, ठीक है। अब एग्जैक्ट समय लेता है शाम का, सूरज ढल चुका है, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी सूरज नहीं ढला हुआ है, क्योंकि वही चीज़ हो रहा है, ये ढलता हुआ सूरज का जो हल्का फुल्का रोशनी है वो एटमॉस्फेयर में आने के बाद मेरे आंखों में पड़ रहा है, जिसके बाद इसका एक एपेरेंट इमेज जो है, यानी कि एपेरेंट सन जो है, वो मुझे अभी भी ऊपर दिख रहा है, जबकि ऊपर है नहीं, अभी ढल चुका है, ठीक है। तो यही फिनोमिना है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट का। तो चलो अब बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। देखो सनलाइट से रोशनी आता है अर्थ के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है, और तुम्हें पता है एटमॉस्फेयर के अंदर में ना हमारे ढेर सारे गैसेस है, ऑक्सीजन से लेके नाइट्रोजन तक, ठीक है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, इसके अंदर में सन का जो लाइट होता है वो आता है, और ये मॉलिक्यूल्स उन लाइट्स को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने अंदर रख नहीं पाता, उससे वो चित्तर बित्तर फेंक देता उधर उधर, ठीक है। और इसी को कहता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यार तुम ऐसे समझो
लाइट ना अपने आप को ये गाना गा रहे हो, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू जरा बता। हाँ ठीक है, मैं गाना घटिया गाता हूँ, बट ये समझा रहा था तुम्हें कि लाइट को ना बिखरने का शौक होता है, और उस शौक को पूरा करता है एटमॉस्फेयर के अंदर में जो ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब करते हैं पहले लाइट को वो मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद उन्हें स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बेस्ट एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट, जहाँ में क्या होता है, कुछ कोलाइडल पार्टिकल होता है, उसके अंदर में जब तुम लाइट को दोहराओगे तो वो स्कैटर्ड करने लगता है। लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं, कोई एक रूम है जहाँ में क्या है, बहुत ज़्यादा धूल जमा हुआ है, तो अगर उस रूम में सूरज का रोशनी आता है तो तुम्हें स्कैटरिंग इफेक्ट दिखता है। फिर अगर तुम एक खिड़की खोलते हो और वहाँ धुआं होता है, सुट्टा फूकते हो तुम, तब भी वहाँ में तुम्हें हल्का फुल्का स्कैटरिंग इफेक्ट दिखता है। और फिर फॉरेस्ट के अंदर में भी तुम्हें दिखता है टिंडल इफेक्ट, क्योंकि वहाँ में भी जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो थोड़ा गीला गीला होता है, वाटर ड्रॉपलेट होता है हवा में, जिसके वजह से वहाँ में भी तुम्हें स्कैटरिंग देखने मिलता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट देखने मिलता है। बट यहाँ में एक बहुत ही डिटेल वाला सवाल है जो तुम्हें जानना चाहिए। स्कैटरिंग होता है तुमने ही जान लिया, बट स्कैटरिंग होने के बाद वो जो लाइट बनता है ना स्कैटर्ड होके, वो कैसा बनेगा? क्या वो ब्लू बनेगा, क्या वो रेड बनेगा, वो कैसा बनेगा यार? ये डिपेंड करता है कि जिस पार्टिकल पे वो लाइट टकरा रहा है ना वो कैसा है। अगर वो गैसियस पार्टिकल बहुत ही छोटा है ना, तो याद रखना उस पार्टिकल के अंदर में ज़्यादातर ब्लू लाइट जो होता है वो स्कैटर्ड करता है, तो वहाँ में रेड लाइट स्कैटर्ड करता है। और मान लो अगर कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है फिर तो वह वाइट लाइट स्कैटर्ड करता है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हमारे अर्थ के अंदर में जो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर है ना वहाँ में जो पार्टिकल पाया जाता है वो बहुत ही छोटा छोटा होता है, ठीक है। इसके वजह से देखो ज़्यादातर जो स्कैटरिंग होता है उसके बाद जो रंग निकलता है ना वो ब्लू होता है। तुम देखते हो स्काई भी ब्लू है। इसके ऊपर ना सीबीएसई वाले चचा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बताओ कि आसमान क्यों नीला दिखता है, यानी कि ब्लू दिखता है। हाँ बहुत सिंपल है यार, जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर होता है ना, जो आसमान कह लो तुम, वहां में बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल गैसियस पार्टिकल होता है, ठीक है। अब इन पार्टिकल में जब रोशनी पड़ता है ना, तो जो सबसे छोटा वेवलेंथ वाला रोशनी किसका होता है? ब्लू लाइट का, ठीक है। तो जब इन छोटे पार्टिकल्स में जो ब्लू लाइट गिरता है तो वो स्कैटर्ड सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी कोई छोटे पार्टिकल में लाइट गिरेगा तो वो ओनली एंड ओनली ब्लू लाइट को ही स्कैटर्ड कर पाता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ छोटा होता है, तो उसे वो पकड़ पाता है और स्कैटर्ड कर देता है। और इसके वजह से तुम्हारा जो आसमान है वो पूरा का पूरा नीला दिखता है। बट देखो ये स्कैटरिंग इफेक्ट तुम्हें और भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझने मिलता है जब तुम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाते, लाइक जब एस्ट्रोनॉट्स लोग बाहर जाते हैं ना, तो उसे हमारा जो अर्थ है ना और बाहर का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो ब्लैक ब्लैक दिख रहा होता है, क्योंकि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर में ना कोई स्कैटरिंग इफेक्ट होता है, ना ही वहाँ कोई छोटा मोटा पार्टिकल मिलता है जहाँ स्कैटर्ड हो पाएगा लाइट। तो इसकी वजह से चारों ओर ब्लैक ब्लैक दिख रहा होता है। बट जब तुम अर्थ के अंदर से देखते हो तो तुम्हें आसमान नीला दिखता है। अब ये तो हमने बात किया ब्लू लाइट का, जिसका वेवलेंथ छोटा होने के कारण वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड करता है और जो पूरा आसमान है वो ब्लू दिख रहा होता है। अब बात करते हैं रेड लाइट का, जो कि सबसे ज़्यादा लंबा वेवलेंथ वाला लाइट है। अब देखो जब सूरज ढल रहा होता है या सूरज उग रहा होता है ना, तो इसका क्या कलर क्या होता है पता है? थोड़ा रेडिश सा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो जब सूरज ढल रहा होता है या उग रहा होता है ना, तो सूरज हमसे बहुत दूर होता है, हमारे आंखों से बहुत दूर होता है। तो जब सूरज हमसे दूर होता है तो वहाँ से जो लाइट आ रहा होता है ना, जिनका वेवलेंथ काफ़ी छोटा होता है, वो लाइट हम तक पहुँच ही नहीं पाता है। एक लौता लाइट रेड, जिसका वेवलेंथ बहुत ही लंबा होता है, वही हमारे आंखों में पहुंच रहा होता है, और इस चीज़ की वजह से हमें पूरा जो आसमान होता है उस समय रेड दिखाई देता है। बहुत सिंपल है, याद रखोगे। रेड का वेवलेंथ लंबा होने के कारण सिर्फ रेड ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, ये शाम और बहुत ही सुबह का समय को, क्योंकि उस समय सूरज हमसे बहुत दूर होता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मान लो सूरज तुम्हारे सर के ऊपर है, कब? 12 बजे का टाइम को। अब आसमान को देखो, वो कैसा दिखता है? नीला भी नहीं दिख रहा होता है, ठीक है, वो वाइट दिख रहा होता है। ये पूरा बात है डिस्टेंस का। जितना लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा होगा सूरज का रोशनी, वो उतना रेडिश दिखेगा, और जितना पास आता जाएगा वो उतना वाइटिश दिखेगा, ठीक है। और जब बीच में रहेगा तो वो ब्लू दिख रहा होता है। अब एक आखिरी सवाल कि ये जो क्लाउड होते हैं ना, ये वाइट क्यों होता है यार? देखो बहुत ही आसान सा जवाब है।
क्लाउड बनते कैसे वो समझो। वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, ठंडा होता है और फिर वाटर ड्रॉपलेट होके इकट्ठा वो एक क्लाउड बनाते हैं, राइट। तो जब सनलाइट इस बड़े से क्लाउड पे पड़ता है ना तो वो सफ़ेद दिखता है। क्यों? देखो मैंने बताया था पहले ही, जब कोई पार्टिकल का साइज ज़्यादा बड़ा होता है तो वो कैसा दिखता है, रंग वाइट। स्कैटरिंग में पढ़ा था ना हमने, भूल गए क्या? अगर कोई छोटी चीज़ का स्कैटरिंग होगा तो वो ब्लू दिखेगा, मान लो कोई बड़ा चीज़ होगा तो वो रेडिश दिखेगा, और बहुत बड़ा होगा लाइक क्लाउड तो वो वाइट दिखेगा, ठीक है। तो यही था ये चैप्टर यार, थोड़ा बड़ा था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट हमने कर लिया ये चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर का नोट्स तुम्हें मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ इसका PYQs भी मिल जाएगा। सो अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सही में यार कर लो, किसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। मैं चलता हूँ, थैंक यू, लव यू ऑल। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि हमारा एक नया चैनल आ चुका है जहाँ हम पूरी तरीके से एनिमेटेड कंटेंट डाला करेंगे, जहाँ तुम देखोगे ज़्यादातर मैं और मेरे सिस्टर का जो स्टोरी टाइम वीडियोस हम डाला करेंगे, और साथ ही साथ हम तुम लोगों का भी जो अच्छा एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर में या बुरा एक्सपीरियंसेस, उसे भी स्टोरी टाइम के तौर पे दिखाया करेंगे। बस तुम्हें जो ईमेल होगा उस चैनल पे, वहाँ जाके अपना जो भी स्टोरी है अच्छा या बुरा टाइप करके भेज देना है। क्या पता वो लकी विनर तुम हो। अगर हमें स्टोरी पसंद आ गया तो तुम्हारे स्टोरी भी हमें स्टोरी टाइम पे डाल सकते हैं। तुम्हें बस क्या करना है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर देना चैनल को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी यार जाने से पहले तुम लोगों से बस इतना कहना है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय।